दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और बार लेके आया हूँ एक कमाल की डिमोनिक जापानीज हॉरर एंथोलॉजी फिल्म जिसके अंदर 3 कहानियां हैं। मूवी का नाम है कोवाई ओन्ना जो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। पर अब सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप में से काफी सारे लोग बस वीडियो देखकर भाग जाते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं कोवाई ओन्ना मूवी की 3 डिमोनिक डरावनी कहानियां। तो पहली कहानी का नाम है कता कता। ये कहानी शुरू होती है एक श्राइन को दिखाते हुए जिसके एक फ्लावर पॉट को एक चलती हुई गाड़ी की धमक गिरा देती है। गाड़ी के अंदर थे कनाको नाम की लड़की और उसका बॉयफ्रेंड अकीरा। अकीरा का अभी अभी डिवोर्स हुआ था, पर उसकी एक्स वाइफ बार बार उसे कॉल कर कर परेशान कर रही थी। खैर अकीरा कनाका को देता है इयररिंग्स गिफ्ट में, जिसके बाद कनाका घर चले जाती है। कनाका घर जा रही थी जब वो निकलती है उस श्राइन वाली रास्ते के पास से और वो गलती से वेस को लात मार देती है। अचानक ही कनाका को कट कट की आवाज सुनाई देने लगती है और फिर ऊपर से गिरती है एक इयररिंग। अब दोस्तों वो जो इयररिंग गिरी है ना, वो बिल्कुल अकीरा के गिफ्ट जैसी थी, पर वो इयररिंग काली पड़ी हुई थी। कनाका कंफ्यूज हो जाती है कि तभी ऊपर से कोई और भारी चीज गिरती है जिससे कनाका हो जाती है बेहोश। अब जब कनाका को होश आता है तो वो कंफ्यूज थी और तभी उसके सामने आ जाती है एक छोटी लड़की। कनाका उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है कि तभी फिर से वो कटकट वाली आवाज आने लगती है और वो लड़की हो जाती है गायब। कनाका अब घर जाती है और वो अपनी दोस्त मियुकी से फोन पे बातें कर रही थी, पर बात करने के बाद कनाका को घर में सुनाई देती है एक डिमोनिक आवाज जो बोलती है नहाने का पानी रेडी है। कनाका बुरी तरीके से डर जाती है, पर फिर फोन आता है अकीरा का। अकीरा बताने लगता है कि वो अपनी वाइफ से मिलने गया था, पर अचानक उसकी वाइफ ने लाल कपड़े पहन लिए और वो एक चाकू से उस पर हमला करने लगी। फिर अचानक ही फोन कट जाता है और कनाका के बाथरूम से निकलने लगती है स्टीम। कनाका जाकर चेक करती है जहां पर उसके बाथरूम में पानी चल रहा था। वो पानी बंद करती है कि तभी एक डिमोनिक लाल कपड़ों में औरत आ जाती है और वो हमला कर देती है कनाका पे एक चाकू से। वो औरत कट कट की आवाजें निकाल रही थी और अब कनाका अपनी जान बचाकर भागती है। डिमोनिक औरत कनाका को हर जगह से घेर लेती है, पर एंड में कनाका उस औरत को एक वेस से मारकर गिरा देती है। वो औरत बेहोश हो जाती है, जिसके बाद कनाका कांप गई थी, पर तभी वो औरत एक ही झटके में खड़ी हो जाती है। कनाका अब अपने घर से बाहर भाग जाती है, पर वो डिमोनिक औरत अब उसका हर जगह पीछा कर रही थी। कनाका औरत से भागते भागते एक ऑफिस जैसी जगह पर छिप जाती है और फोन करती है अकीरा को, पर अकीरा फोन नहीं उठाता। कनाका मियुकी को फोन कर कर सब बताती है, पर मियुकी फोन पर डिमोनिक बातें करने लगती है। कनाका डर जाती है, फोन कट हो जाता है, जिसके बाद अकीरा फोन करता है। अब फोन पे अकीरा बस कनाका कनाका नाम लेने लगता है और जल्दी ही उसकी आवाज भी डिमोनिक हो जाती है। कनाका बुरी तरीके से डर चुकी थी और वो डर के मारे अपना फोन ही तोड़ डालती है, पर उसे डिमोनिक आवाजें फिर भी आती रहती है और अचानक ही छत पे आ जाती है वो डिमोनिक औरत। कनाका चिल्लाती है और फिर से अपनी जान बचाकर भागती है। भागते भागते वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से मदद मांगती है, पर कोई उसे नहीं मिलता। पर एंड में उसे दिखाई देते हैं कुछ लोग जो एक झुंड बनाकर एक कोने में खड़े थे। कनाका जाकर उन लोगों से मदद मांगने लगती है, पर कोई उसे जवाब नहीं देता और तभी कनाका देखती है कि वो लोग तो बस एक लाश को घूर रहे हैं। वो लोग असल में आत्माएं थी, जिससे कनाका बुरी तरीके से चौंक कर वहां से भागती है और तभी वहां पे आ जाती है वो छोटी सी लड़की। सारे लोग गायब हो जाते हैं और अब कनाका उस लड़की से पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है, और वो लड़की अब पॉइंट करती है उस टूटी हुई श्राइन के पास, जिससे कनाका को याद आती है एक पुरानी बात। कनाका को याद आता है कि वो श्राइन असल में इसी छोटी लड़की की थी जो अपार्टमेंट की छत से गिरकर मारी गई थी, और इस छोटी लड़की की जो माँ थी ना, वो अपनी बेटी की श्राइन को ऊपर से बालकनी से हमेशा घूरती रहती थी। कनाका को ये तो समझ नहीं आता कि ये सब कुछ उससे कनेक्टेड कैसे है, पर तभी वो डिमोनिक औरत वापस आ जाती है और हमला कर देती है कनाका पे। कनाका बचकर भागती है अपार्टमेंट के अंदर, पर वो औरत उसका पीछा करती है।
भागते भागते अब कनाका जाती है उस छोटी लड़की की घर की तरफ, बट ऊपर के फ्लोर पे भी उसे आत्माएं मिलती है। एंड में कनाका को एक आत्मा जिसकी मौत फांसी से हुई थी, और इस बात को आप लोग याद रखना, पॉइंट कर कर छोटी लड़की के घर की तरफ का दरवाजा दिखाती है। और तभी लाल कपड़े वाली वो औरत वहां पे आ जाती है। कनाका तुरंत भाग जाती है और उसे दिखाई देती है वो छोटी लड़की अपने घर के सामने। और दूसरी तरफ वो जो लाल कपड़े वाली औरत थी ना, वो अपनी शक्तियों से सारी की सारी आत्माओं को गायब कर देती है। डिमोनिक औरत अब भागती है कनाका को मारने के लिए, पर एंड टाइम पे कनाका अपार्टमेंट में घुसकर दरवाजा लॉक कर लेती है। फाइनली वो चैन की सांस लेती है और अपार्टमेंट के अंदर अब कनाका को पता चलता है कि ये जगह तो उस औरत का घर है। पूरा घर लाल धागों से भरा हुआ था और थोड़ा इधर उधर ढूंढने पे कनाका को मिल जाता है उस छोटी लड़की का कमरा। उस लड़की और उसकी माँ की एक फोटो भी उसे मिलती है, पर तभी कमरे में आ जाती है वो औरत जो बड़े ही क्रीपी तरीके से बढ़ती है कनाका की तरफ। कनाका भागती है, पर उस औरत के हाथ और पैर लंबे होने लगते हैं और उस औरत से बचने के चक्कर में कनाका बालकनी से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उसे होश आता है हॉस्पिटल में। अब दोस्तों यहाँ पे खुलता है एक राज। असल में कल रात को कनाका के ऊपर एक इंसान गिरा था जिसने खुदकुशी कर ली थी, और वो इंसान जब ऊपर से कनाका के ऊपर गिरा तो उस इंसान के हाथ और कनाका के हाथ आपस में फ्यूज हो गए थे। डॉक्टर ने फिर उस इंसान के हाथों को ऑपरेशन कर कर कनाका के हाथों से अलग करा था, पर जिसके बाद कनाका कोमा में चली गई थी। और इसका मतलब कहानी में जो भी हुआ वो बस कनाका का एक सपना था। कनाका से अब मिलने के लिए अकीरा भी आता है और कनाका को पता चलता है कि अकीरा की एक्स वाइफ अकीरा को बार बार फोन इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अब दूसरी शादी करने वाली है, जो कि गुड न्यूज थी। कनाका को लगता है कि जिस इंसान ने खुदकुशी करी थी वो जरूर उस छोटी लड़की की माँ होगी, और इसलिए ठीक होने के बाद कनाका जाती है उस लड़की की श्राइन पे और वो उसकी और उसकी माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रे करती है। कनाका फिर अपार्टमेंट की बालकनी पे भी जाकर चेक करती है जहाँ पे से उसकी माँ हमेशा नीचे जागती रहती थी, जिसके बाद कनाका को उस माँ का सारा दुख दर्द फील होता है। खैर तभी एक पड़ोसन आती है और जब कनाका उस पड़ोसन से बात करती है तो पता चलती है एक दिल दहला देने वाली बात। असल में दोस्तों उस छोटी लड़की की माँ ने खुदकुशी 1 साल पहले ही कर ली थी, वो भी फांसी लगाकर। और इसका मतलब जिस आत्मा ने कनाका को रास्ता दिखाया था ना, वो उस लड़की की माँ की आत्मा थी। पर अब हो जाती है कनाका कंफ्यूज, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि किस इंसान ने खुदकुशी करी थी जिससे उसके हाथ फ्यूज हो गए थे। पड़ोसी वहां से चले जाती है और अब अचानक ही कनाका के सामने आ जाती है वो लड़की और उसकी माँ। पर अचानक ही वो दोनों दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं और गायब हो जाते हैं। मतलब असली विलन कोई और है। उसी टाइम पे बहुत सारे हाथ कनाका को आकर हर तरफ से पकड़ लेते हैं और हो जाती है रात। और दोस्तों ये रात वो वाली रात थी जब कनाका ने श्राइन को हिला दिया था। हमें समझ आता है कि कहानी की असली विलन वो लाल ड्रेस वाली चुड़ैल है जो अपार्टमेंट के अंदर रहती है और वो हर इंसान को मार डालती है जो श्राइन को छेड़ता है। वो डिमोनिक चुड़ैल अब कनाका को भी पकड़ लेती है, जिससे उसकी ईयरिंग काली पड़ जाती है। वो ईयरिंग अब नीचे गिर जाती है एंड ऑब्वियसली पास्ट वाली कनाका उस ईयरिंग को आकर उठाती है, जिसे हमने देखा भी था। जिसके बाद डिमोनिक आत्मा कनाका को क्रीपी तरीके से मारकर उसे बालकनी से फेंक देती है और प्रेजेंट वाली कनाका अपने पास्ट वाले रूप के ऊपर जाकर गिर जाती है। कहने का मतलब ये पूरी कहानी एक डिमोनिक लूप थी। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पे खत्म हो गई और अब ऐसा चलता ही रहेगा। असल में वो लाल ड्रेस वाली औरत कोई डीमन है जो उस अपार्टमेंट के अंदर रहकर अपने शिकारों को शिकार बना रही थी, और सारे के सारे लोगों की आत्मा जो हमें दिखाई थी ना, वो सब उसी औरत ने मारे थे। और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। खैर अब दूसरी कहानी स्टार्ट होती है जिसका नाम है हगाने। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो देखता है एक लड़की को, पर उस लड़की ने अपने सर पर एक बोरा पहना हुआ था और वो भागकर जाती है और अपने आप को एक फेंस में बार बार मारने लगती है। जिसके बाद सीन जाता है मीकीको नाम के एक आदमी पे जो एक वर्कर था तेत्सु नाम के एक आदमी की फैक्ट्री में। थोड़ी देर बाद मीकीको के पास आता है तेत्सु और उस दिन ब्रेक टाइम पे तेत्सु मीकीको को बोलता है उसकी बहन हगाने के साथ डेट पे जाने के लिए, क्योंकि वो काफी अच्छी और अकेली लड़की है।
मिकी को मान जाता है क्योंकि हगाने दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर थी। काम खत्म कर कर मिकी को तैयार वगैरह होकर जाता है तेत्सु के घर पे हगाने को लेने के लिए। पर घर के अंदर मिकीको को जब तेत्सु मिलता है ना, तो वो एक नलका चला रहा था। नलके में एक पाइप लगा हुआ था जो अटैच था उस लड़की से जिसने बॉडी पे पहना हुआ था एक बोरा। वो लड़की एक सिलाई मशीन चला रही थी और तेत्सु बोलता है कि यही मेरी बहन हगाने है, पर थोड़ी शर्मीली है और इसलिए बॉडी पे बोरा पहन कर रखती है। थोड़ी देर बाद हगाने एक स्कर्ट और हील्स पहनकर डेट पे जाने के लिए आ जाती है, पर उसने बॉडी पे अभी भी बोरा ही पहना हुआ था। मिकी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो तेत्सु को उसकी बहन की फोटो दिखाकर पूछता है कि ये वाली लड़की कहाँ पर है, जिससे तेत्सु हो जाता है गुस्सा और वो मिकीको को धमकी देता है कि अगर वो हगाने के साथ डेट पे नहीं गया तो वो उसे जॉब से ही निकाल देगा। जिसके बाद बेचारे मिकीको को उस अजीब लड़की के साथ ही डेट पे जाना पड़ता है। अब रास्ते में हगाने मिकीको से कोई भी बात नहीं करती और मिकीको नोटिस करता है कि हगाने के बोरे के अंदर से निकल रहा है एक ग्रासहोपर, जिससे वो डर जाता है। वो हगाने को लेकर पहुंचता है डेट वाली जगह पर, जहां पर पहुंचते ही हगाने गाड़ी से भाग जाती है। अब मिकीको तो पहले हगाने को छोड़कर ही घर भागने लगता है, पर तभी हगाने भागते भागते गिर जाती है और मिकीको को उसकी मदद करनी पड़ती है। ऐसा करने के बाद भी हगाने मिकीको से दूर भाग जाती है, पर मिकीको अब हगाने से बात करने की कोशिश करता है। हगाने कुछ भी नहीं बोलती और वो बस अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी और वो एंड में जानबूझकर भाग कर जाती है और एक नदी के अंदर कूद जाती है। तुरंत मिकीको हगाने को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर हगाने मिकीको को भी पानी के अंदर खींच लेती है और वो दोनों ही भीग जाते हैं। पानी में हगाने एक बहुत ज्यादा क्रीपी कबूतर जैसी आवाज निकालने लगती है, जिसके बाद मिकीको हगाने को ले जाता है अपने घर कपड़े बदलवाने के लिए। मिकीको हगाने को अपने कपड़े पहनने के लिए देता है, पर हगाने कपड़ों को एक्सेप्ट नहीं करती और वो उल्टा मिकीको को लात मारने लगती है और वो मिकीको के चेहरे पे बैठने लगती है, पर मिकीको हगाने को धक्का देकर बेड पे गिरा देता है। खैर इस चक्कर में मिकीको के मुंह से खून निकल आया था और हगाने अपने पैर का इस्तेमाल कर कर मिकीको के खून से लिखती है और शब्द, यानी वो मिकीको को इंटीमेट होने के लिए इनवाइट कर रही थी। मिकीको भी ऑब्वियसली मान जाता है, जिसके बाद वो उसके पैरों को किस करने लगता है। वो इंटीमेट होने से पहले हगाने को बोलता है कि मैं ये बोरा हटा रहा हूँ, पर जैसे ही वो बोरे का धागा खोलता है एक अजीब सा मांस का टुकड़ा बोरे के अंदर से बाहर गिरता है, जिससे मिकीको के होश उड़ जाते हैं और हगाने मिकीको को लात मारकर दूर कर देती है। हगाने चिल्लाने लगती है और वो मिकीको का घर पूरा तहस नहस कर कर वहां से भाग जाती है। फाइनली वो टेरिबल डेट खत्म हो जाती है और सीन जाता है तेत्सु पे, जिसके पास आ जाती है हगाने। अब थोड़ी देर बाद मिकीको को तेत्सु फोन कर कर वॉइस मेल में बोलता है कि भाई हगाने को तो डेट बहुत ज्यादा अच्छी लगी और वो एक और बार डेट पे जाना चाहती है, पर मिकीको ऐसा नहीं चाहता था। दूसरी तरफ तेत्सु अपनी बहन को बाथरूम में साफ कर रहा था, पर नहाते हुए पानी का रंग खून में बदल रहा था और हगाने ने अभी भी बोरा पहना हुआ था। तेत्सु हगाने को मारता भी है जब वो आवाजें निकालना बंद नहीं करती। और अगले दिन अब तेत्सु को पता चलता है कि मिकीको काम ही छोड़कर भाग गया, जिससे तेत्सु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उस दिन मिकीको इधर उधर घूम रहा था जब वो एक बोरे को देखकर डर जाता है, पर उस बोरे के अंदर कुछ नहीं था। उसे फिर एक पोस्टर पे उस लड़की की फोटो दिखाई देती है जो तेत्सु ने उसे दिखाई थी और तभी मिकीको को आकर लगती है एक डार्ट। मिकीको देखता है कि उसका पीछा कर रही है हगाने जो उसे डार्ट्स मार रही थी, पर अब मिकीको बचकर भागता है, बट इन दी एंड हगाने उसे घेर कर बहुत सारी डार्ट्स उसे मारती है, जिससे मिकीको को आ जाता है गुस्सा और वो उठा लेता है एक डंडा। वो डंडे से हगाने को पूरी तरीके से मारने लगता है और फिर वो हगाने को गिराकर उसे बहुत सारी घूंसे मारता है, पर तभी हगाने के बोरे के अंदर से निकलते हैं बहुत सारे ब्लेड्स, जिससे मिकीको का हाथ कट जाता है। हगाने अब मिकीको का खून का इस्तेमाल कर कर फिर से और शब्द लिखती है और फिर वो लेट कर रोने लगती है। मिकीको डर गया था तो वो उठा लेता है एक पत्थर, जिसे वो हगाने को क्रश कर देता है और हगाने डिमोनिक तरीके से चिल्लाने लगती है। मिकीको फिर से उठा कर लाता है वो डंडा और वो अब हगाने को जब तक मारता है जब तक हगाने चिल्लाना और हिलना बंद नहीं कर देती।
मिकी को अब वापस घर चले जाता है, अपने हाथ पैर साफ करता है, पर तभी घर के बाहर आ जाता है तेत्सु। तेत्सु से मिकी को छिप जाता है, पर तेत्सु घर के अंदर आने की कोशिश करने लगता है। एंड में मिकी को तेत्सु के हाथ पे मारकर उसे वहां से भगा देता है। पर यह बात अब साफ हो गई थी कि तेत्सु अपनी डिमोनिक बहन को लेके गुस्से में है। उसी रात को मिकी को घर के बाहर से आवाजें आने लगती है और जब वो जाकर चेक करता है तो उसे दिखाई देती है हगाने, जो डिमोनिक आवाजें निकालते हुए कहीं जा रही थी। मिकी को उसका पीछा करता है और अचानक जब हगाने एक खाई में गिरने वाली थी तो मिकी को पहले तो उसे बचा लेता है, पर फिर वो उसे खुद ही खाई में धक्का दे देता है। मिकी को भागकर वापस घर जाता है, पर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने से आ रही थी हगाने, जो किसी तरह बच गई थी जिंदा। मिकी को अब डिमोनिक हगाने से बचकर भागता है और वो जाकर छिप जाता है एक वेयर हाउस के अंदर, पर हगाने वहां पे भी आ जाती है और अब वो मिकी को छोड़ने वाली नहीं थी। मिकी को बैठ जाता है, एक जगह छुप जाता है और वो माफी मांगने लगता है अपनी हरकतों के लिए, पर हगाने उसके पास आकर उसे बस अपना हाथ देती है। वो उसे अपने पास खड़ा कर लेती है और अब दोस्तों हगाने के बोरे में से उसके हाथ भी निकल आए थे। हगाने अब मिकी को गले लगाकर रोने लगती है और मिकी को वो लगता है कि शायद ये लड़की सच में प्यार की तलाश में है और इसलिए वो उसे कंफर्ट करता है। मिकी को हगाने से अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है, जिसके बाद हगाने अपना बोरा बीच में से फाड़कर मिकी को अंदर देखने के लिए बोलती है। मिकी को भी क्यूरियस था तो वो हगाने के बोरे में घुस जाता है, पर तभी कोई डिमोनिक चीज मिकी को पकड़कर काटने लगती है। मिकी को बड़ी मुश्किल से बच पाता है, पर जब वो बोरे से बाहर निकलता है तो उसके पूरे मुंह पर डिमोनिक निशान बने हुए थे, जिसके बाद हगाने अपना बोरा खोलकर बैठ जाती है मिकी की टांगों के ऊपर। वो मिकी को एंड में पूरी तरीके से जकड़ लेती है और डिमोनिक हगाने फिर मिकी को कच्चा ही खा जाती है और बेचारा मिकी को हगाने से बच भी नहीं पाता। जब हगाने मिकी को खा रही थी तभी तेत्सु भी उन दोनों को ढूंढ लेता है और वो अपनी बहन को देखकर खुश होता है। मिकी को चले जाता है हगाने के पेट में जल्दी ही, जिसके बाद तेत्सु मिकी को के सारा सामान जला देता है। नेक्स्ट डे से तेत्सु और हगाने अब अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आ जाते हैं और तेत्सु को अब अपनी कंपनी के लिए एक नया लड़का चाहिए था और हगाने के लिए भी। हम लोग एंड में हगाने को एक नई स्कर्ट के साथ उछल कूद करता हुआ देख पाते हैं, मतलब वो अब बहुत ज्यादा खुश थी और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है उकेत्सुगु मोनो। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसे उसकी माँ एक डिमोनिक गाना गाते हुए अपने पास बुलाती है और उस लड़के का नाम था मासाहिको। ये सब कुछ देख लेती है मासाहिको की बहन साइको, जिसके बाद सीन जाता है सालों आगे और अब साइको बड़ी हो चुकी थी और उसका बच्चा भी था मिचियो। साइको का हाल ही में डिवोर्स हुआ था और इसलिए वो वापस गांव में आ गई थी मिचियो के साथ अपनी माँ के घर रहने के लिए। हम लोग साइको की माँ को एक शेड में ताला लगाते हुए भी देख पाते हैं, इससे पहले उसकी बेटी और पोते घर पर आए। साइको और मिचियो बहुत ज्यादा क्लोज थे और जब उस रात साइको अपनी माँ से मिलती है तो उसकी माँ बिल्कुल खुश नहीं थी। नानी बोलती है कि साइको को वापस टोक्यो जाना चाहिए, पर साइको अपनी बीमार माँ को छोड़कर नहीं जाने वाली थी। पर दोस्तों नानी को अपने पोते मिचियो की वजह से कुछ चिंता हो रही थी। उस रात को मिचियो घर में इधर उधर घूम रहा था जब उसे सुनाई देती है एक आवाज और मिचियो के सामने आ जाता है मासाहिको, जो बचपन में ही गायब हो गया था। मासाहिको डिमोनिक सा लग रहा था जिससे डरकर मिचियो भाग जाता है और फिर उसे दिखाई देती है कुछ फोटोज से मिचियो को पता चलता है कि जो उसने अभी लड़का देखा ना वो उसी का मम्मी का भाई था। तभी वहां पे आ जाती है साइको और जब मिचियो अपनी माँ से मासाहिको के बारे में पूछता है तो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती। माँ बेटे इसके बाद सो जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन साइको अपने घर के पीछे बनी एक शेड के पास जाती है, पर तभी वहां पे आ जाता है काजीबो, जो साइको का बचपन का दोस्त था। वो दोनों कैचअप करते हैं और दूसरी तरफ मिचियो अपनी नानी से मिलने जाता है। नानी मिचियो के साथ क्रीपी तरीके से एक्ट करती है जो मिचियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिससे मिचियो डरकर भाग जाता है। पर नानी बार बार बोल रही थी कि मिचियो को इस घर से जाना होगा। थोड़ी देर बाद साइको अपनी फैमिली फोटोज को देख रही थी कि तभी जो शेड पे ताला लगा हुआ था ना वो अपने आप खुल जाता है और साइको चले जाती है उस क्रीपी सी शेड के अंदर। शेड के अंदर साइको को मिलती है चेस्ट जिसके अंदर से आ रही थी अजीब वाइब्स। तभी घर में
मासाहिको की फोटोज भी हिलने लगती है और साइको को चेस्ट के अंदर मिलता है एक स्क्रोल। साइको स्क्रोल को खोलकर पढ़ने लगती है जो कि बहुत लंबा था और स्क्रोल को पढ़ते पढ़ते ही साइको को कुछ डिमोनिक हो जाता है। सीन जाता है मीचियो पे जिसके सामने उसकी मामा की फोटो घिर जाती है। वो अब अपनी माँ के पास जाता है पर अब साइको सिगरेट पी रही थी और वो सब्जियां भी बड़े अजीब तरीके से काट रही थी। अचानक ही साइको मीचियो की तरफ चाकू दिखाने लगती है जिससे मीचियो डर जाता है और हम समझ जाते हैं कि साइको के अंदर अब साइकोपन आ गया है। साइको अब जाके अपनी माँ को खाना देती है पर फिर वो अपनी माँ से पूछने लगती है कि उस रात को तुमने मासाहिको के साथ क्या करा था, और ये बात सुनकर उसकी माँ डरने लगती है। दादी अब थोड़ी देर बाद शेड पे ताला लगा हुआ है या नहीं ये चेक करने जाती है जो अच्छे से लगा हुआ था, पर अब दादी को साइको क्रीपी तरीके से घर में से घूर रही थी। अब रात होती है और साइको घर में लेट नशे में घुसती है और वो मीचियो पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो मीचियो को खाना भी नहीं देती जिसके बाद रात को अब मीचियो को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी माँ के पास सोने के लिए जाता है पर साइको मीचियो को कमरे के अंदर ही नहीं आने देती। पर तभी मीचियो को दिखाई देती है साइको जो चले जाती है शेड के अंदर। मीचियो अपनी माँ के पीछे शेड के अंदर चले जाता है जहाँ पे साइको एक डिमोनिक गाना गा रही थी और वो शीशे के सामने बैठकर अपने बाल काट रही थी। मीचियो अच्छे से समझ जाता है कि उसकी माँ के साथ कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद साइको मीचियो को देखकर उसे अपनी तरफ अजीब तरीके से बुलाने लगती है और मीचियो डरकर वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट डे मीचियो अपनी माँ को लेकर परेशान था और आज साइको ने अपनी माँ की पुरानी ड्रेस पहनी हुई थी। मीचियो अपनी माँ से पूछता है कि क्या चल रहा है पर साइको कुछ नहीं बताती। वो बस क्रीपी तरीके से आकर बैठ जाती है अपनी बेटी के पास और वो उसके गालों को छूने लगती है। थोड़ी देर बाद मीचियो से मिलने आता है काजीबो, पर दोस्तों काजीबो डर जाता है क्योंकि मीचियो की गर्दन पे अजीब निशान आ गए थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि साइको ने अपने बेटे का गला दबाने की कोशिश करी थी। ये सब मीचियो काजीबो को बता देता है और वही साइको को अपनी माँ के कमरे से आवाजें आ रही थी। साइको की माँ असल में फोन पर बात कर रही थी और वो किसी को बोल रही थी कि अब श्राप साइको को लग चुका है तो तुरंत आओ और मेरे पोते को घर से ले जाओ। पर साइको आकर फोन काट देती है और अपनी माँ को डिमोनिक तरीके से बोलती है कि मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। अब काजीबो आगे साइको से पूछता है कि उसने मीचियो को क्यों मारा, पर यहाँ पे साइको मीचियो को ही मैनिपुलेट कर कर ये बुलवा देती है कि नहीं साइको ने उसे नहीं मारा और मीचियो झूठ बोल रहा था। मीचियो को काजीबो से माफी मांगनी पड़ती है जिसके बाद काजीबो चले जाता है और फिर साइको अपने बेटे को घर में ले जाती है। रात होते ही अब साइको को कुछ हो जाता है और वो मीचियो को खींच कर ले जाती है और बंद कर देती है शेड के अंदर। मीचियो चिल्लाता रहता है अपनी माँ को दरवाजा खोलने के लिए, पर अब उसकी माँ दया नहीं करती। जिसके बाद मीचियो को ऊपर से आता है शोर। वो जाकर चेक करता है और उसे एक डब्बे के अंदर मिलते हैं काफी सारे पेपर कटिंग्स और उस पेपर कटिंग्स के अंदर लिखा हुआ था एक श्राप के बारे में। और वहीं दूसरी तरफ साइको को एक बहुत तेज रिंगिंग नॉइज अब सुनाई देने लगती है और वो अपने शरीर से काबू खोने लगती है। मीचियो को आगे जब श्राप के बारे में पता चलता है तभी पीछे से आने लगता है डेमोनिक मासाहिको, पर वो पीछे मुड़ते ही गायब हो जाता है। मीचियो को अब शेड की दीवारों में से आवाजें आने लगती है जिसके बाद अचानक ही मीचियो को मासाहिको पकड़ लेता है और मीचियो जब अपनी जान छुड़वा पाता है तब उसके हाथ में था मासाहिको का स्कल, मतलब बचपन में उसे मार दिया गया था। और मीचियो अब पहुंच जाता है एक विजन में। विजन में मीचियो को दिखाई देती है अपनी नानी जिसे पास्ट में एक श्राप लग गया था और उसी श्राप के चलते मीचियो की नानी ने अपने बेटे को मार डाला था। दोस्तों ये श्राप आजाद हुआ था उस स्क्रोल के अंदर से जो साइको ने पढ़ा था और ये बात साइको जानती थी और इसलिए वो अब स्क्रोल को लेकर उसे आग में फेंक देती है। स्क्रोल के जलते ही साइको पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और दूसरी तरफ मीचियो की नानी अपने पोते को शेड में से आकर बचा लेती है। नानी मीचियो को बोलती है कि जाओ भाग जाओ, इससे पहले तुम्हारी श्रापित माँ तुम्हें पकड़ ले। पर मीचियो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ने वाला था और इसलिए वो नानी को धक्का मारकर चले जाता है घर के अंदर अपनी माँ के पास। मीचियो को घर में अब अपनी माँ दिखाई तो देती है पर वो पूरी तरीके से पोजेस्ड हो गई थी और वो मीचियो को अब अपने पास बुलाती है। मीचियो बुरी तरीके से डर जाता है और वो अपनी डिमोनिक माँ से बचकर भागता है, पर साइको अपने बेटे का क्रीपी तरीके से पूरे घर में पीछा करती है।
मीचियो को अब एग्जिट भी नहीं मिलता क्योंकि घर के सारे रास्ते लॉक हो गए थे और अब एंड में मीचियो एक जगह छिप जाता है, पर डिमोनिक साइको अपने बेटे को ढूंढी निकालती है। साइको आकर मीचियो के सामने रुक जाती है और वो अब अपने बेटे से माफी मांगने लगती है, जिससे मीचियो को लगता है कि शायद उसकी माँ ठीक हो गई और वो जाकर अपनी माँ को गले लगा लेता है। सीन अगले दिन पे जाता है जहाँ पे काबूजी आता है घर वालों से मिलने के लिए, पर अब काबूजी को नानी मिलती है जो उल्टी सीधी बातें बड़बड़ा रही थी और वही शेड के अंदर डिमोनिक साइको अपने मरे हुए बेटे की लाश को लोरी पढ़कर सुना रही थी। मतलब श्राप फिर से जीत गया और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन कोवाई उन्ना मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक, स्पेशली इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इन्हीं चीज़ से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।